हेलो गाइस, वेलकम टू एस सॉफ्टटेक अकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट जेएस का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये टॉपिक और सब टॉपिक्स है और जान लें कि अगर किसी को ये टॉपिक के बारे में रिएक्ट में नहीं आता है तो आप समझ लीजिए कि आपको रिएक्ट नहीं आता है। अगर आप प्रॉपरली इसको ये जो टॉपिक्स है उसके बारे में अगर आप जानते हैं तो आप समझ लेना कि रिएक्ट आपको ठीक ठाक से आता है। तो मतलब ये हुआ कि इन टॉपिक्स को समझना इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अनलेस एंड until you understand these topics you won't be able to work on particularly medium and larger types of projects. So if you want to have a in-depth knowledge, if you want to have a good knowledge about React.js, then it is important that you should watch this video till end so that you can know that what these topics are all about. So मैं टॉपिक बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले है यूज स्टेट। आप देखिए रिएक्ट में क्या होता है, रिएक्ट में कहीं ना कहीं डेटा होल्डिंग की ज़रूरत होती है। मतलब जैसे एक वेरिएबल होता है ना, तो वेरिएबल में डेटा असाइन करते हैं हम लोग और उस डेटा को नीचे कहीं ना कहीं में दिखाना होता है। ये हर लैंग्वेज में होता है, रिएक्ट में भी कुछ ऐसा ही है। तो फंक्शनल कंपोनेंट पर्टिकुलरली, अब देखिए क्लास कंपोनेंट तो है नहीं, वो तो जब स्टार्टिंग में हम लोग क्लास जब हम लोग रिएक्ट हम लोगों ने किया था उस टाइम जो है क्लास कंपोनेंट का ज़्यादा जोर शोर था, लेकिन अभी तो रिएक्ट में टोटली फंक्शनल कंपोनेंट चलता है। तो फंक्शनल कंपोनेंट जो है डेटा होल्डिंग के लिए, जो डेटा जो होल्डर है उसके लिए जो सबसे जो आसान है वो कौन कौन सा है आपको बताता हूँ, वो है यूज स्टेट। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं कौन कौन सा। नंबर 1 कौन सा, यूज स्टेट। कौन सा है, यूज स्टेट नंबर 1। नंबर 2 में क्या है, कंटेक्स्ट एपीआई, वो क्या है, कंटेक्स्ट एपीआई। और थर्ड में है रिडक्स या फिर रिडक्स टूल किट। ये 3 टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। अगर ये तीनों टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छी तरह से अगर आपको आ गया तो आप रिएक्ट में कोई भी इंटरव्यू में जनरली देखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो क्रिटिकल क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो रिएक्ट रिडक्स या रिडक्स टूल किट से पूछा जाता है। तो अगर आपका ये तीनों कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू दिस टॉपिक प्रॉपरली सो दैट यू वॉन्ट फॉरगेट एवर। सो गाइज एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है। तो गाइज ये है कंप्लीट चीज़ों का एग्जाम्पल जो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले समझना है एक एक करके वो क्या है, यूज स्टेट। क्या समझना है, यूज स्टेट। इसको देखो, यूज स्टेट क्या है, हुक है। हुक कहते किसको है, तो हुक एक जावास्क्रिप्ट का प्योर फंक्शन होता है। मतलब जैसे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखते हैं ना, उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट का प्योर फंक्शन है हुक। नाम से पता चलता है कि हुक मतलब क्या, जो एडिशनल मतलब उसका पार्ट नहीं है लेकिन एडिशनल उसमें ऐड किया जाता है ताकि उसकी फंक्शनलिटी को बढ़ जाए, उसकी फंक्शनलिटी जो बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल कभी आपने वर्डप्रेस किया होगा अगर, तो आपको बेटर समझ में आएगा। वर्डप्रेस में क्या होता है, प्लगइन से अलग से इंस्टॉल करते हैं हम लोग। प्लगइन का उसका पार्ट नहीं होता लेकिन अलग से इंस्टॉल करते हैं। उसी तरीके से हुक में क्या है कि रिएक्ट का जो एक्चुअली हुक आया कैसे, पहले था क्लास कंपोनेंट, ठीक है। क्लास कंपोनेंट में डेटा होल्डिंग का कंसेप्ट वो था, लेकिन बाद में आया फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट तो बहुत अच्छा था, पॉपुलर भी हुआ, लेकिन इसकी खराबी थी। खराबी क्या था, इसमें डेटा होल्डिंग का मतलब डेटा स्टोर करने का कोई फंक्शनलिटी नहीं था। तो रिएक्ट 16+ मतलब 16+ के बाद में रिएक्ट ने लाया हुक, जो क्या किया, हुक आने के बाद में ये काफ़ी आसान हो गया। अब फंक्शनल कंपोनेंट भी डेटा को होल्ड कर सकता है, डेटा को रख सकता है, जस्ट लाइक जो क्लास कंपोनेंट था उस तरह। तो ये आने के बाद में एक गेम चेंजर हुआ, टोटली कंसेप्ट चेंज हो गया। और शायद ही अभी जितने जो नए जो लोग सीख रहे हैं रिएक्ट को, वो शायद ही किसी को ये भी पता होगा कि वो क्लास कंपोनेंट भी इसके अंदर में हुआ करता था। हम लोगों ने जब स्टार्टिंग से इसको किया था तो फुल्ली हम लोग क्लास कंपोनेंट के ही थ्रू करते थे। तो ये क्या है, तो अब यहाँ पर वापस चलते हैं हम लोग रिएक्ट हुक में। ये क्या है, यूज स्टेट क्या है, एक हुक है जो एडिशनल हम लोग कॉल करके उसका इस्तेमाल करते हैं। अब समझो कि ये जो यूज स्टेट है कहाँ पे इस्तेमाल होता है। यूज स्टेट का इस्तेमाल सिर्फ सिंगल कंपोनेंट में होता है। मतलब इसका स्कोप जो है, आप यहाँ पे देखो, एक कंपोनेंट है, क्या है, काउंटर नाम का एक कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट में आप ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रहा है, ये रहा। हमने पहले इसको करना क्या पड़ता है कि इसका चूँकि रिएक्ट का ही सेक्शन है तो इसको पहले हम लोग को इम्पोर्ट करना पड़ता है इस क्लास को, और वहाँ पर इम्पोर्ट करने के बाद में यहाँ पर हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं। इनिशियल वैल्यू इसका 0 है। देखिए ये उसके लिए है जिसको रिएक्ट थोड़ा बहुत आता हो, ये उसके लिए है। और ये कंसेप्ट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझना ज़रूरी है। यूज स्टेट के बारे में मैं सेपरेटली अलग वीडियो बनाया हूँ, उसको आप देख सकते हैं, लेकिन मैं डिटेल से नहीं बता रहा हूँ। मैं डिफरेंस यहाँ पे मेन कंसेप्चुअली डिफरेंस जो है ना,
कि यूज स्टेट में कंटेक्स्ट एपीआई और रिडक्स में क्या, फिर क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसकी ज़रूरत ये पड़ती है, देखो ये सबसे आसान है, सबसे ईजीएस्ट है, और ये क्या होता है, स्कोप इसका लोकल होता है। मतलब ये जो फंक्शन है, अगर मान लिया इसका नाम दिया जाए कुछ भी, एक मे बी कि counter.js, अगर इसका नाम आपने दिया counter.js, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है काउंट, ये सिर्फ इसी में इस्तेमाल होगा, counter.js के अंदर में ही। फॉर एग्जांपल हमने देखो यहाँ पे वैल्यू लिया और यहाँ पे इसको हम लोग वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं या फिर दिखा रहे हैं। मतलब ये आप लॉजिकली एक बात को समझना कि जब कभी आप कंपोनेंट कोई क्रिएट करते हो जावास्क्रिप्ट फाइल के थ्रू, उस टाइम आपको मतलब आप जो यूज स्टेट का जो वैल्यू है वो हम लोग उसी के अंदर यूज करते हैं, उसका लोकल स्कोप है। अंडरस्टैंड। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कन्फ्यूजन होगी समझने में कि यूज स्टेट क्या है, ये लोकल है। नाउ अब हम लोग चलेंगे कंटेक्स्ट एपीआई में। इससे पहले कि हम लोग कंटेक्स्ट एपीआई की तरफ चलें, समझना ये है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब जरा एक बात समझो, प्रॉब्लम क्या है। अगर मान लिया जाए एक कंपोनेंट से, देखो तो ऐसा तो नहीं कि कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी वेबसाइट बनती है तो सिर्फ एक कंपोनेंट हमने बना दिया और हो जाएगा। उसके लिए हेडर कंपोनेंट है, फुटर कंपोनेंट है, साइड बार कंपोनेंट है, इनर कंपोनेंट हो सकता है, तो देयर कैन बी मेनी कंपोनेंट्स, है ना। तो एक कंपोनेंट से डेटा दूसरे कंपोनेंट में पास करने की ज़रूरत होती है। रिएक्ट के अंदर एक खराबी है, वो खराबी क्या है कि डेटा का जो फ्लो होता है ना, यूनी डायरेक्शनल होता है। इसको जहन में ठोक लो माथा में, यूनी डायरेक्शनल होता है। दैट मीन्स व्हाट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। ये यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब ऊपर से फ्लो होता है। जो पेरेंट है उधर से डेटा फ्लो हो सकता है, रिवर्स नहीं जा सकता बाय डिफ़ॉल्ट। रिवर्स जैसे मान लीजिए 3 लेवल का कंपोनेंट है। पहला हो गया बॉडी कंपोनेंट, उसके अंदर में हो गया हेडर कंपोनेंट, उसके अंदर हो गया नीचे जस्ट या फिर पहले हो गया मेन कंपोनेंट। मेन कंपोनेंट के अंदर लेफ्ट कंपोनेंट, सेंटर कंपोनेंट, राइट कंपोनेंट, है ना। सेंटर के अंदर में फिर हो सकता है कि बॉक्स कंपोनेंट। तो ये जो बॉक्स कंपोनेंट है, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो MS पेंट जाता हूँ। आप इसको समझिए, बड़ा करता हूँ। इसको हम लोग एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। कंपोनेंट किसको बोलते हैं, देखो ये हो गया बॉडी कंपोनेंट, ठीक है। इस बॉडी कंपोनेंट के अंदर में यहाँ पर ऊपर में होगा इधर हेडर कंपोनेंट, ठीक है, और यहाँ पे होगा लेफ़्ट साइड कंपोनेंट, इधर हो गया राइट साइड कंपोनेंट, और ये हो गया सेंटर कंपोनेंट, और नीचे में फुटर कंपोनेंट भी होगा। अब सेंटर कंपोनेंट के अंदर में मान लिया जाए कि 3 बॉक्स कंपोनेंट है यहाँ, है ना। ये 3 बॉक्स कंपोनेंट है। तो डेटा जो फ्लो होगा वो ऐसे आ सकता है कि ये हो गया, सबसे पहला क्या है हमारा, बॉडी है, बॉडी कंपोनेंट। जो मेन जो फ्रेम है आपका, ये जो मेन जो फ्रेम है वो क्या है, बॉडी कंपोनेंट, ठीक है। अब उस बॉडी कंपोनेंट से हेडर में डेटा आ सकता है, क्योंकि मेन जो पेरेंट है वो बॉडी है, हेडर से उसमें से हेडर्स में डेटा आ सकता है। फिर आप देखो उसके बाद में यहाँ पर आप देखो, ये है सेंटर कंपोनेंट, है ना। ये जो है सेंटर कंपोनेंट हो गया। सेंटर कंपोनेंट के अंदर में 3 है, क्या है, लेफ़्ट राइट एंड सेंटर। तो बॉडी से सेंटर में आ सकता है डेटा। फिर सेंटर के अंदर में 3 है, लेफ़्ट सेंटर एंड और सेंटर के अंदर में फिर देखो यहाँ पर हम लोग का 3 कंपोनेंट और है। तो मतलब इन शॉर्ट कह सकते हैं कि पेरेंट से चाइल्ड देखो हायरार्की आ सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ये चाहेगा कि डेटा हमारा यहाँ है और यहाँ से डेटा फ्लो होके हमारा बॉडी के अंदर जाएगा, तो ये रिएक्ट में पॉसिबल बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, ठीक है। ये मेजर प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम नंबर 1, अंडरस्टैंड, दिस इज़ प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2 फिर केस क्या है इसके अंदर में, कि अगर मान लिया जाए कि बॉडी के अंदर में यहाँ पर जो बॉडी कंपोनेंट है ना, उसके अंदर आप एग्जांपल समझ लो कि ये है ए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारा ए दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो डेटा है ये डायरेक्टली आई वांट टू एक्सेस टू दिस, ठीक है। हम डायरेक्टली यहाँ से सीधा बाईपास करके, एक्चुअली ये देखो, ये जो बॉक्स कंपोनेंट है, बॉक्स कंपोनेंट बॉडी के अंदर डायरेक्ट नहीं है ना। बॉडी कंपोनेंट के जो बॉडी कंपोनेंट है उसके अंदर पहले सेंटर कंपोनेंट है ना। बॉडी कंपोनेंट ये है, उसके बाद सेंटर कंपोनेंट है, उसके अंदर में बॉक्स कंपोनेंट है। तो प्रॉब्लम क्या है, आप डायरेक्टली बॉडी से बॉक्स में डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे आप,
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से जो डेटा फ्लो होगा ना, पहले आपको पास करना पड़ेगा सेंटर के अंदर में, और सेंटर से तब जाके यहाँ पे होगा। अब प्रॉब्लम इसी को कहते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। देखो एक एक चीज़ जो मैं टॉपिक आपको समझा रहा हूँ ना, उसको जहन में बैठाना। प्रॉप्स ड्रिलिंग इसको बोलते हैं। मतलब आप समझो कि सेंटर में कंपोनेंट में कोई काम नहीं है इसका, डेटा चाहिए बॉडी से डायरेक्ट यहाँ बॉक्स के अंदर में इसमें, लेकिन अननेसेसरी बिना मतलब का हमको इसमें ड्रिल करके, छेदा करके, उधर से तार घुसा के, एक तरह से कह सकते हैं कि हमको डेटा पास करके और यहाँ लाना पड़ रहा है बॉडी के अंदर में। दैट इज द प्रॉब्लम। सो रिएक्ट के अंदर ये दो प्रॉब्लम है। नंबर 1, ये उल्टी गैंग कहते हैं ना कि बहना, वो नहीं होता है इसके अंदर में, ठीक है। और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि भाई इसमें डेटा आप डायरेक्ट जो ग्रैंड चाइल्ड है एकदम वहाँ नीचे एक्सेस आप नहीं कर सकते, आपको किधर न किधर से पास करके ले जाना पड़ेगा, मतलब उसके पाइप से लेके जाके। मतलब यहाँ से अगर चौथे घर के पड़ोसी में आपको कुछ भेजना हो डेटा, तो आपको ना दूसरा और तीसरा पड़ोसी के घर में बिना मतलब का छेदा करना पड़ेगा तार घुसाने के लिए। दैट इज द प्रॉब्लम, है ना। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सब सारी चीज़ें आई है, यूज स्टेट, फिर जो है आपका कंटेक्स्ट एपीआई, पर्टिकुलरली कंटेक्स्ट एपीआई और जो रिडक्स है, ये दो जो प्रॉब्लम है, ये जो दोनों प्रॉब्लम बताए मैंने, उसको सॉल्व करने के लिए आया है। अभी क्या है, यूज स्टेट का यूज कहाँ पर है। देखो जैसे कोई भी एक लोकल कंपोनेंट है, बॉडी है, सिर्फ बॉडी में एक्सेस होगा। अगर हम हेडर में लगाया तो सिर्फ हेडर में यूज स्टेट यूज होगा, इसमें यूज होगा, इसमें मतलब जिसमें डिक्लेयर करेंगे ना उसी में उसका इस्तेमाल होगा डेटा का, ठीक है। तो ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम लोग, यूज स्टेट तो आपको समझ में आ गया, अब आते हैं हम लोग कंटेक्स्ट एपीआई की तरफ। अभी समझिए, मैं यहाँ आपको टेक्निकली हर एक चीज़ों को समझा नहीं रहा हूँ, मैं समझा क्या रहा हूँ कि कंसेप्ट को समझिए कि ये है क्या चीज़ और कैसे काम करता है। फिर इसको सेपरेटली हमारा वीडियो है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट को समझाने के लिए। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माई इंटेंशन इज माई पर्पस इज to explain you what these are. Okay, right, now let's go to another one. तो ये बात समझ में आ गई होगी, ये लोकल वाला है। नेक्स्ट अभी चलते हैं कंटेक्स्ट एपीआई। देखिए कंटेक्स्ट एपीआई क्या है, जब आपको डेटा फिर वापस चलते हैं यहाँ से। जब डेटा आपको पेरेंट से चाइल्ड में भेजना, चाइल्ड से पेरेंट में भेजना हो, या फिर एक चाइल्ड से दूसरे चाइल्ड में भेजना हो, है ना, या फिर फूटर से डायरेक्ट हमको यहाँ पे डेटा भेजना हो, मतलब क्रॉस कहीं भी, इससे इधर इससे उधर इससे उधर डेटा भेजने की ज़रूरत पड़ सकती है ना भाई। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या करने की ज़रूरत है, तब कंटेक्स्ट एपीआई वहाँ पे सेवियर आता है, ठीक है। कंटेक्स्ट एपीआई हमारा यहाँ पे एक तरह से हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब कंटेक्स्ट एपीआई में एक खास बात क्या है कि आपको एक्सटर्नल कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू इंस्टॉल एनी एक्सटर्नल लाइब्रेरी, यू डोंट हैव टू राइट समथिंग लाइक npx install and context API. You don't have to, because this is inbuilt with React. When you install React.js, automatically it gets installed. It is inbuilt, so you don't have to do anything. That is the first thing. अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है भाई, इसका इस्तेमाल जैसे मैंने बताया कि डेटा को रिवर्स डायरेक्शन में या पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है, डेटा को इस तरह से जब भेजना हो तो ऐसे केस में यूज होता है कंटेक्स्ट एपीआई। नाम से ही पता चल रहा है एपीआई है ये, आप यहाँ पे देखिए, है ना। कंटेक्स्ट एपीआई क्या है, अब यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा है कि रिएक्ट कंटेक्स्ट एपीआई इज अ वे टू क्रिएट ग्लोबल स्टेट, मतलब एक जगह से डेटा को ग्लोबली रखते हैं दैट कैन बी शेयर्ड अक्रॉस कंपोनेंट्स विदाउट हैविंग टू पास प्रॉप्स मैनुअली। जैसे मैंने बताया कि उसको ड्रिल करके पास करने की ज़रूरत नहीं है, थ्रू ईच लेवल ऑफ द कंपोनेंट्स, थ्रू ईच लेवल ऑफ द components. You don't have to pass each level of the component. It's useful for managing a state that needs to be accessed by many components, है ना। तो such as user information and all that. For example, you are creating any small user information, or you are creating any small like shopping cart website. So in that case आपको क्या करना है, ऐसे केस में अगर आप छोटा मोटा शॉपिंग कार्ट की वेबसाइट बना, देखो एक चीज़ बता दो, कंटेक्स्ट एपीआई का इस्तेमाल कहाँ होता है पता है। कंटेक्स्ट एपीआई का जो इस्तेमाल होता है वो होता है आपको मीडियम लेवल की वेबसाइट के लिए, मतलब ये लार्ज एप्लीकेशन जहाँ पे होता है, बड़ा एप्लीकेशन होता है, वहाँ पे रिडक्स का इस्तेमाल होता है। हम लोग आगे जा रहे हैं रिडक्स में भी, लेकिन फॉर द टाइमिंग इट इज़ इनफ टू अंडरस्टैंड फॉर यू कि कंटेक्स्ट एपीआई का इस्तेमाल जो होता है दैट इज़ फॉर
medium level website, small to medium level, where you need to share the data from one component to another component. So hope कि आपको ये बात समझ में आ गई हो। अब इसके बारे में मैं डिटेल से समझाया हूँ, यहाँ पे मैं समझा नहीं रहा हूँ कि ये कैसे डेटा पास हो रहा है, कैसे जा रहा है, ये मैं समझा नहीं रहा हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको। एज सॉफ्टटेक एकेडमी में ऑलरेडी यूट्यूब में जाता हूँ, एज सॉफ्टटेक में दिखाता हूँ आपको कि कंटेक्स्ट एपीआई क्या है। ये डिटेल से मैंने समझाया है, तो आपको यहाँ पर जाके समझना है कि कंटेक्स्ट एपीआई क्या है, कैसे काम करता है। मैं यहाँ पे डिफरेंस जो है वो समझा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखो, रिएक्ट कार्ड, कंटेक्स्ट एपीआई, बहुत सारे वीडियोज़ को मैंने रिकॉर्ड करके रखा है इसमें एग्जाम्पल के साथ में। तो लेट मी शो यू इन द वीडियो। यहाँ पे आप देखेंगे, देखो रिडक्स को भी मैं बहुत एकदम डिटेल से समझाया हूँ। ये यार रिडक्स को मैं जितना बेस्ट समझा सकता था ना, इस वीडियो में मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। तो यू मस्ट फॉलो दिस वीडियो, ज़रूर इसको आप एक बार देखना। फिर यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो कंटेक्स्ट एपीआई का, ये देखो रिएक्ट.js कंटेक्स्ट एपीआई हिंदी, ठीक है। मैं 4 एग्जाम्पल के साथ में इसको समझाया हूँ कि मुझे पता है कि भाई इसको जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक क्या करते हैं ज़्यादातर लोग, पता है, एक एग्जाम्पल दिखा दिया, समझा गया, दैट्स इट, हो गया। तो बात पूरी समझ में ठीक से आती नहीं है। इसीलिए मैंने क्या समझा, देखो मैं खुद भी जब सीखा या फिर लोगों को सिखाता हूँ, स्टूडेंट को जब मैं सिखाता हूँ, उस टाइम मैं देखता हूँ कि भाई प्रॉब्लम स्टूडेंट को कहाँ हो रहा है। तो मैं जानता हूँ कि जब उसको डिफरेंट तरीके से जब एग्जाम्पल्स हम देते हैं तो इट इज़ बेटर फॉर देम टू अंडरस्टैंड। दैट इज वाई हियर आई हैव गिवन 4 एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी यहाँ पे मैंने क्या किया है कि देयर आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इन द रिएक्ट.js। फॉर एग्जाम्पल राउटर, राउट्स, राउट, लिंक टू API, nested routes, outlet, use params, use state, use fact and promise, etc. So for each topic I have explained with examples. Okay, so you guys should also follow this video. Okay, so अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल समझा नहीं रहा हूँ, जस्ट इतना समझा रहा हूँ कि भाई इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ताकि क्या है कि आपको मोटा तौर पर समझ में आ जाए कि ठीक है भाई ये तीनों में, चारों में डिफरेंस क्या है, मैं कहाँ पे किसको इस्तेमाल करूँगा। अंडरस्टैंड? ऑलराइट, तो इसमें क्या है, ये लोग फिर से रिकैप करते हैं, ये लोकल के लिए है, और ये क्या है कि डेटा जहाँ से एक से दूसरे में पास करने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ऐप है, डेटा हमारा कहाँ है, इसमें क्या है, देखो पहले क्रिएट करना पड़ता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, थोड़ा ब्रीफ में समझा देता हूँ। कंटेक्स्ट एपीआई के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? 3 पार्ट। कंटेक्स्ट एपीआई में क्रिएट कंटेक्स्ट, देखो ये पहला क्या है, क्रिएट कंटेक्स्ट, और उसके बाद है यूज कंटेक्स्ट, और इससे बीच में होता है प्रोवाइडर, जहाँ से डेटा को पास किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो हमने क्या किया, सबसे पहले यूजर कंटेक्स्ट को क्रिएट किया हमने। क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज स्टेट को हमने यूज किया, जिसमें 2 डेटा को लिया, और फाइनली हम लोग प्रोवाइडर के थ्रू, ये देखो प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर के थ्रू ये जो डेटा है ना उसको हम लोग पास कर रहे हैं। कहाँ देने के लिए? यूजर प्रोफाइल में पास करने के लिए, ठीक है। यूजर प्रोफाइल में हम लोग डेटा को पास करने के लिए, यहाँ से हम लोग जो यूज़र प्रोफाइल है वहाँ से डेटा को पास करने के लिए हम लोग ये जगह पे कंटेक्स्ट जो प्रोवाइडर है उसके थ्रू हम लोगों ने डेटा को यहाँ पे पास किया है। तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली वी आर एबल टू एक्सेस फ्रॉम ऐप कंपोनेंट टू दिस यूज़र प्रोफाइल कंपोनेंट। ये छोटा सा एग्जांपल है, अभी और कॉम्प्लेक्स उसमें मैं 3-4, जैसे मैं बताया आपको कि उसमें मैं 3-4 एग्जांपल दे के समझाया हूँ, तो आपको बेटर समझ में आएगा। वो 3-4 एग्जांपल को आप बेहतरीन तरीके से देखिए, कॉन्सेंट्रेशन करके हेडफोन लगा के समझिए। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरी देन डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। एंड गाइस, वीडियो बनाने में यार अच्छा खासा टाइम लगता है और मेहनत भी लगती है, रिसर्च करना पड़ता है, तो गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यार, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स दैट दे कैन गेट वेरी बेटर एज वेल। ऑलराइट, तो अब हम लोग बात करेंगे रिडक्स की। इसमें जो पार्ट 3 है उसका हम लोग रिडक्स की बात करेंगे। रिडक्स क्या है? एक लाइब्रेरी है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, कंटेक्स्ट एपीआई क्या था, जब हम लोग रिएक्ट को इंस्टॉल करते हैं ऑटोमेटिकली वो भी इंस्टॉल हो जाता है अपने आप, हमको अलग से कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट इन दिस केस व्हाट हैपेंस, यू हैव टू इंस्टॉल लाइब्रेरी, अलग से लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें ये लार्ज है। कोशिश क्या थी पता है कंटेक्स्ट एपीआई का? कंटेक्स्ट एपीआई जब लॉन्च किया गया था तो कोशिश ये थी कि यार चलो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, किसको? रिडक्स को। लेकिन रिडक्स इतना पावरफुल है कि इसको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। इस वजह से छोटा मोटा के काम के लिए ठीक है, वो जैसे बोलते हैं ये ट्रेलर है, फिल्म तो बाकी है, तो उस तरीके से ये ट्रेलर जहाँ पे छोटा मोटा अगर काम करना हो, मीडियम लेवल की वेबसाइट हो, तो दैट इन दैट केस कंटेक्स्ट एपीआई फाइन। बट अगर आप कंटेक्स्ट एपीआई को जानते हैं तो इट विल बी रियली वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस रिडक्स ऑल्सो। तो हम लोग बात करेंगे रिडक्स का। तो रिडक्स क्या है? जहाँ पे लार्ज एप्लीकेशन होता है, बड़े एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो जगह पे हम लोग रिडक्स की ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है। और रिडक्स में क्या है,
वो सेंट्रलाइज डेटा को, जैसे क्या होता है कि एक जगह पे, अभी मैं थोड़ा सा जस्ट एग्जांपल से मैं समझा दूंगा कि किस तरीके से ये काम करता है। जैसे मैंने दिखाया आपको कि वीडियो में मैं यार डिटेल से समझाया हूँ, एकदम स्टेप बाय स्टेप कि कैसे रिडक्स काम करता है। मैं एग्जांपल वो गन्ने वाला का एग्जांपल देके समझाया हूँ कि किस तरह से आप एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझिए उसको, आपको फुल्ली समझ में आ जाएगा कि रिडक्स क्या है। रिडक्स में मेनली क्या होता है, देखिए यहाँ पर पहला होता है एक्शन। क्या होता है? एक्शन। मतलब जब हम एक एग्जांपल समझ लो कि जब हम बटन को क्रिएट कर रहे हैं, जब बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, जब बटन को हम क्लिक कर रहे हैं तो वो जगह पे क्या हो रहा है, वहाँ पर वो एक्शन फायर हो रहा है। क्या हो रहा है? एग्जांपल कि यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। तो एक्शन का एक देखो यहाँ पे action.js एक अलग फाइल बनी है यहाँ पर, मतलब मॉड्यूलर बनाने के लिए action.js को आप ध्यान से देखो, एक अलग फाइल बनी हुई है ना। उसके बाद क्या होता है, एक्शन जो होगा वो दूसरा होता है रिड्यूसर। रिड्यूसर को मैं बहुत डिटेल से समझाया उसके अंदर में, आप देख सकते हैं। रिड्यूसर क्या होता है, मशीन की तरह है जो एक जो डेटा को लेके उसको कन्वर्ट करता है। मैंने उसमें एग्जांपल में समझाया कि भाई जैसे गन्ना का स्टिक होता है ना, जब उसके डाला जाता है तो उससे रस निकलता है गन्ने का। उसी तरीके से ये क्या करता है, जो स्टेट होता है ना, अगर मॉडिफाई करना हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट जो होता है ना इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल इन द सेंस कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसकी कॉपी बनाता है रिड्यूसर, और जो एक्शन प्रोवाइड किया जाता है उसमें उसको चेंज करके नया चीज़ देखो देता है। वो एल्युमिनियम है यार, एल्युमिनियम का तार गला के देखो अच्छा सा बर्तन बना के देता है ना। नहीं देखते कि हम लोग यहाँ एल्युमिनियम है, पीतल है, उसको तार वार को सब गला के देखो बेहतरीन पीतल बना के देता है, बॉल्स या ग्लास एक्सेट्रा। तो वैसा ही कुछ है रिड्यूसर का काम है। ये भी एक जावास्क्रिप्ट का प्योर फंक्शन है, फंक्शन, ठीक है, जिसका काम क्या होता है रिड्यूसर का कि इनिशियल स्टेट को और एक्शन को लेता है और उसको घुमा फिरा के खिचड़ी बना के हम लोग को नया स्टेट रिटर्न करता है। यहाँ पे देखो, अंडरस्टैंड। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो स्टोर। अब ये जो बन जाता नहीं खिचड़ी हमारी, ये जो प्रोडक्ट बन गया वो कहाँ जाके जमा करेगा, स्टोर में। अब जैसे मान लो एक चीज़ ध्यान रखना, ये एक्शन रिड्यूसर देयर कैन बी मेनी। आप जब बड़ा वेबसाइट बनाएंगे ना तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन सबका सेंट्रलाइज जो पॉइंट है सबका वो कहाँ है, स्टोर में जाके जमा होता है। जैसे आप देखते हैं ना, गिलास बनाया, कटोरी बनाया, वो कुछ भी टिफ़िन बॉक्स बनाया, तो आप क्या करता है, बना के वहीं जमा करके रखता है ना स्टोर में, वहाँ से जाके लोग फिर ख़रीदते हैं उसको। तो उसी तरीके स्टोर है यहाँ पर, जितना भी मतलब डेटा होगा स्टोर में जमा करेगा, वहीं से नया बनाएगा तो फिर वहाँ रखेगा, और जब ख़त्म हो गया तो उसको फिर जैसे मान लो कस्टमर को देना है तो वहीं से देगा, नया बनाया वहीं रखेगा, कस्टमर को देना है तो वहीं। तो मतलब ये सेंट्रलाइज स्टोर है। स्टोर में ही जब भी ज़रूरत पड़ती है तो डेटा लेता है और डेटा वहाँ से दिया जाता है। मैं एग्जांपल समझाता हूँ कि इसका क्या है, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने इसकी एग्जांपल दिया हुआ है। ये जो है ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखो इसका इस्तेमाल प्रैक्टिकली कहाँ पे हो रहा है। ये देखो ये क्या है, ये हेडर कंपोनेंट है ना। अभी मैं जाता हूँ शॉप के ऊपर, शॉप में मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो ऐड टू कार्ट करूँगा। ये क्या है, ये है प्रोडक्ट कंपोनेंट। ये क्या है, प्रोडक्ट कंपोनेंट, और ये है हेडर कंपोनेंट। तो आप एक बार सोच के देखो कि ये देखो ये ऊपर है, ये नीचे है ना। लेकिन जब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, अच्छा ये दोनों अनरिलेटेड कंपोनेंट है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पेरेंट है और पेरेंट से चाइल्ड है, ऐसा नहीं है। हेडर अलग है और ये प्रोडक्ट कंपोनेंट अलग है। जब यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो देखो तुरंत 1 हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं ये जगह पे 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अनरिलेटेड कंपोनेंट में डेटा यहाँ से कुछ भी हुआ और तुरंत इसका रिफ्लेक्ट किया दूसरे में, डेटा शेयरिंग हुआ। तो ये इस्तेमाल होता है कहाँ पे, रिडक्स में।
तो इस तरह की जो ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाह रहा था। एक्चुअली रिडक्स टूलकिट हमारा ना इंस्टॉल इसमें नहीं है, इसीलिए आपको दिख नहीं रहा था वहाँ पर। तो ऐसी जगहों पे डेटा जब मैं वो एक्चुअली इंस्पेक्ट करके चेक कर रहा था यहाँ पर। तो जब टूलकिट आप इंस्टॉल करेंगे ना, रिडक्स का जो कंपोनेंट है, तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि किस तरह से डेटा फ्लो हो रहा है, मतलब कौन सा कंपोनेंट से कहाँ जा रहा है। एनीवे, इतना समझना काफ़ी है कि यहाँ पे डेटा हमारा ये जगह से किस तरीके से डेटा हमारा फटाक से पास हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। उसी तरह के एक जगह और दिखाता हूँ आपको मेरे को। देखो यहाँ पे हम लोग चेंजेज ला रहे हैं, जैसे मान लो किया, देखो ये सभी जगहों पे रिफ्लेक्ट हो रहा है डेटा। ज़्यादा ही हो गया, यहाँ पे देखो डिलीट किया तो वहाँ से भी ख़त्म हो गया। देखो ऊपर में एक्चुअली सबके सब डिलीट हो रहा है, थोड़ा सा बग है, लेकिन देखो यहाँ पे डिलीट किया तो उसमें से भी क्लियर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो चीज़ें होती है ना, वहाँ पे आप रिडक्स का यूज करेंगे, और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको रिडक्स नहीं आता है, आप एक बात को समझ लें, अगर आपको रिडक्स नहीं आता है तो आपको रिएक्ट नहीं आता है, आप इंटरव्यू में भी कहीं पे जाके इसमें कॉप अप नहीं कर पाएंगे। पर्टिकुलरली जब बड़ी जो कंपनी है वो सब जगह पे आप जाकर टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि रिडक्स से क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछेगा। तो होप कि आपको रिडक्स समझ में आया होगा। अब है रिडक्स टूलकिट। क्या है रिडक्स टूलकिट? ठीक है, रिडक्स टूलकिट क्या है कि रिडक्स का, जैसे आप समझिए कि एग्जांपल जस्ट समझने के लिए दे रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट है उसका jQuery है ना, CSS है उसका बूटस्ट्रैप है। तो क्या हो रहा है, देखो बूटस्ट्रैप में फटाफट चीज़ों को हम लोग, मतलब उसको कुछ चीज़ों को हाइड कर दिया है, हम क्लास का नाम लिखते हैं और हम काम चला लेते हैं उसमें। और रिडक्स टूलकिट क्या है, जो अभी आपने देखा एक्शन एंड रिड्यूसर था ना, पहले क्या था, एक्शन था, रिड्यूसर था, उसके बाद में फिर जो डेटा हमारा जो पास हो रहा है फिर स्टोर है ना उसके अंदर में, फिर एक्शन क्रिएटर भी होता है उसके अंदर में। तो एक्शन और रिड्यूसर को कंबाइन कर दिया गया उसमें, मतलब छोटा कर दिया गया। बॉयलर प्लेट जो अलग अलग था ना, उसको ईजी बना दिया गया, आसान बना दिया गया उसको, ठीक है। तो जो रिडक्स जो टूलकिट होता है, जो रिडक्स टूलकिट है वो क्या है, रिडक्स का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। रिडक्स का शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट नहीं कह सकते, मतलब इसको कंसाइज फॉर्म बनाया गया इसको, ठीक है। जो रिडक्स टूलकिट है वो रिडक्स का कंसाइज फॉर्मेट को बनाया गया, मतलब इसको और आसान कर दिया गया है रिडक्स टूलकिट को, ठीक है। तो होप कि आपको ये जो सारी चीज़ें मैंने अभी बताया ये समझ में आया होगा आपको। और तो कंसेप्चुअली फिर से एक बार बता रहा हूँ कि यूज स्टेट लोकल के लिए, उसके बाद में कंटेक्स्ट एपीआई जो रिडक्स के साथ इनबिल्ट आता है, उसका भी पर्पस क्या है कि डेटा को नीचे से ऊपर भेजना या फिर पैरेलल डेटा को सेंड करना। क्योंकि रिडक्स को जैसे मैंने बताया कि 2 फीचर है, उसके अंदर क्या है कि डेटा ऊपर से झरने की तरह नीचे गिरता है, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता है, उसके लिए आपको मोटर लगाना पड़ेगा, है ना। पानी क्या ऊपर से आराम से गिर जाता है झरना में, लेकिन नीचे से अगर ऊपर 4th 5th फ्लोर में पहुँचाना तो कहीं ना कहीं मोटर लगा के भी भाई पानी चढ़ाना पड़ेगा ऊपर में। तो यही मोटर का काम करता है ये रिडक्स टूलकिट, और रिडक्स टूलकिट है या फिर जो कंटेक्स्ट एपीआई है ये काम करता है उसमें, ठीक है। दूसरा जो चीज़ मैंने बताया कि डेटा को, जैसे अगर एकदम टॉप फ्लोर पे हमारा पानी वाला है, उसको डायरेक्ट हम अपना ग्राउंड फ्लोर में नहीं ले सकते, उसके लिए क्या, उसमें क्या है कि भाई छेदा करके क्या आपको जाना पड़ेगा, ये खराबी है उसका। इस खराबी को भी ठीक करने के लिए जो है ये रिडक्स टूलकिट और जो आपका कंटेक्स्ट एपीआई है ये वहाँ पे मदद करता है। तो होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हो। गाइस, इफ़ यू हैव मोर कमेंट्स और क्वेरीज, डोंट फॉरगेट टू write in the comment box. See you in the next video. Bye bye.